बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का इस वक्त मंजरनामा यह है कि आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा राउंड होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जबकि पंजाब बात करें तो पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इन दिनों में अगर देखा जाए अपोजिशन की कार्रवाई क्या होगी, अपोजिशन ने हिकमत अमली तरतीब दे रखी थी कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में वो महंगाई मार्च करेंगे, महंगाई तहरीक चलाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन अगर उन्हीं दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का राउंड शुरू हो जाता है तो फिर कितनी तवज्जो महंगाई मार्चेस के ऊपर होगी या फिर इलेक्शन के ऊपर होगी। तो इसी सब पे बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया राव खालिद साहब ने और सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने। आप तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूँ। राना साहब, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में अपोजिशन हदफ़े तनकीद होगी हुकूमत की, या हुकूमत ने तमाम तर तवज्जो बल्दियाती इंतखाबात पे लगाई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक तो आज फैसला हो गया, हुकूमत ने अपने तय ये फैसला कर लिया कि हर सूरत में पंजाब और KP के ये अभी चूँकि ये दो इलेक्शन है, इसके बाद अगर सिंध में होता है तो फिर उसके बाद सिंध की तरफ तवज्जो दी जाएगी। इन दो इलेक्शंस को हर सूरत में जीता जाएगा। इसके लिए जो हिकमत अमली सामने आई है उसके मुताबिक PTI के सबसे पहले तो वो कारकुन जो 3 साल से जिनको पूछा ही नहीं गया, जो इनसे नाराज़ हो चुके हैं, जो घरों में बैठ के, जिन्होंने इमरान खान साहब की जीत में या PTI की जीत में अपना अहम तरीन रोल अदा किया था, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले इनके लिए जाते थे, जिन्होंने वोटर्स को निकाला था, उन लोगों को मनाने के लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। उसके लिए टीमें बना दी गई हैं, उसके लिए लिस्टें बन गई हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनकी वजह से आप बल्दियाती इलेक्शन जीत सकते हैं, वो कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से बल्दियाती इलेक्शन में इन्हें फतह मिल सकती है। तो इस ज़िमन में बाकायदा ना सिर्फ इन्होंने टीमें तश्कील दी हैं, बल्कि मेरे पास जो इतलात है उसमें इन्होंने वो लोग जो इनके बड़े डाई हार्ड थे, जिस तरह अब्दुल अलीम खान है, उनसे भी रब्ता किया जा रहा है, जिस तरह जहांगीर तरीन है उनसे भी रब्ता किया जा रहा है। इसी तरह इनके बहुत से और लोग थे जो इवन के फरदौसा शकावान साहिबा, इनसे भी रब्ते किए जा रहे हैं कि वो तमाम इनके लोग जो इनके अपने अपने हलकों में असर सूख रखते थे, जो जिनके ज़ाती वोट बैंक था, जिनके अपने रूट्स थे, जो अब कुछ अरसे से इनसे नाराज़ हो गए थे, इनको छोड़ा तो नहीं था लेकिन नाराज़ होकर पीछे बैठे हुए थे। इसी तरह हर सूबाई हलके में इनके टिकट होल्डर के मुतबादिल जिन्होंने टिकट अप्लाई किया था उनको भी टिकट नहीं मिला और वो नाराज़ होकर बैठ गए उनको, और साबका वो लोग जो हल्के में पोजीशन रखते थे लेकिन PTI में शामिल होने के बाद खामोश थे इसलिए कि उनको तवज्जो नहीं दी गई थी, उन सब पर इन्होंने काम शुरू कर दिया। इनको टारगेट मिला है कि PTI को कि हर सूरत में पहले मरहले में आप अपने मनाएंगे, उसके बाद उनको मनाने के बाद मुख्तलिफ कमेटियों में अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ देंगे। या सर, मतलब वो कमेटियाँ जो हैं वो बनाई जाएगी, अब दोबारा से उन कमेटियों में उनको नुमाइंदगी दी जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने बिल्कुल एक रिपोर्ट जो इनके सामने पेश हुई, जो ये पंजाब में इजलास हुआ है, उसमें इन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हेल्थ कार्ड, उसके बाद जो इन्होंने एक अपना टारगेट रखा था एहसास प्रोग्राम का, उनको उससे अभी आवाम खुश नहीं है, अवाम मुतमईन नहीं है। हमें क्या करना होगा? अब ये कहने लगे हैं कि हर यूनियन कौंसिल की सतह पे जहाँ पे महंगाई कम भी होगी और साथ साथ ये सस्ते बाजार भी लगाने लगे हैं। यानी कि हर यूनियन कौंसिल में अगर आप समझते हैं कि वह यहाँ पर एक इलाका है, इसकी आबादी इतनी बनती है, तो उस आबादी के लिहाज से वहाँ पे 3, 4, 5, 2 या 1 जितने सस्ते बाजार होंगे वो भी लगाएंगे। अब इन्होंने इस टारगेट को लेकर चल पड़े हैं। दूसरा ये देख रहे हैं कि किस हल्के में कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक ज़्यादा है और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का नाराज़ आदमी कौन सा है, वहाँ पे ऐसा आदमी शख्स कौन सा है जो आज़ाद से आया था, उसके वोट ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसी बरादरियाँ कौन सी हैं कि जिन बरादरियों को साथ मिलाया जा सकता है, ऐसे ग्रुप कौन से हैं जिनको साथ मिलाया जाता है। अब वो काम जो 3 साल पहले हुकूमत में आते ही करने चाहिए थे, अब इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात की डेट अनाउंस करने के बाद वो काम शुरू कर दिए हैं। और कहाँ पर किससे सीट एडजस्टमेंट होगी, मजहबी वोट को, या सर ये भी ज़हन में रखिएगा, मजहबी वोट को किस तरह अपने साथ मिलाना है, मजहबी वोट की किस तरह हमदर्दी लेनी है, इस पर काम शुरू हो गया। और इससे पहले चूंकि एक तो ये हो गया पंजाब में, अब आ जाते हैं KPK की तरफ। KPK के अंदर भी उन्होंने इस दफा यही सिलसिला सेम KPK में शुरू किया है कि किसी हल्के में 2 उम्मीदवार नहीं होंगे, ये तो फाइनल हो गया, किसी सूरत में नहीं हो। जहां पर उम्मीदवार नहीं बैठ रहा और तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है तो उसमें बजाते खुद ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म खुद मुदाखलत करेंगे, वो उन्हें बुलाएंगे, बुलाकर प्यार मोहब्बत से तरीके से तंजीमी लिहाज से उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी और उन्हें समझा लेंगे। और यह है कि जब वज़ीर आज़म किसी को बुलाते हैं या वज़ीर आला किसी को बुलाते हैं तो नेचुरली तौर पर वो शख्स जो है वो मान भी
जाता है। तीसरा, इख्तलाफात ख़त्म किए जाएंगे तंजीम के अंदर से। ये इन चीज़ों पे ये काम शुरू हो गया। केपीके के अंदर तो उन्होंने कहा है कि अब हमने वहाँ पर 70% सीटें जीतनी है और 30% जो है वो बाकी अपोजिशन के हिस्से में जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और ये बिल्कुल मैं आपको ये भी बता दूँ, वज़ीर आज़म के साथ होने वाली एक मीटिंग में, उसके बाद इनकी आज की मीटिंग में ये फाइनल हुआ है कि अगर हमने ये इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन जीत लिया तो हम आने वाले दिनों में कौमी इलेक्शन में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आगे यानी इसे टेस्ट केस बनाया, टेस्ट केस है। टेस्ट केस नहीं बनाया इसे, यही इनके लिए अब सब कुछ है। यही कौमी इलेक्शन है, यही बल्दियाती इलेक्शन है, यही इनकी आइंदा सियासत का जो है तयन करेगा। राव साहब, आप क्या समझते हैं, तंजीम साजी अगर पार्टी की दोबारा नए सिरे से हो रही है तो इसी तंजीम साजी की बुनियाद पे आप बल्दियाती इलेक्शन में जा सकते हैं एक ऐसे वक्त में जब महंगाई का तूफान है और अपोजिशन के पास एक ठोस बयानिया मौजूद है? यासिर, यही है, मैं यही बात करने लगा था, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। कोई मुआवजा हो जाए, अगले 2-3 महीनों में चीज़ें कीमतें नीचे चली जाएं, प्राइसेस जो हैं, और कोई जॉब्स का एक तूफान आ जाए और लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएं, लोगों के पैसे आने शुरू हो जाएं घरों में, तो वो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट यकीनन आ सकता है। बाकी तो रूटीन की बातें हैं, बाकी ये जितनी चीज़ें राणा साहब ने पॉइंट आउट की हैं इलेक्शन स्ट्रेटजी के हवाले से, वो यकीनन इनको करनी चाहिए। तंजीम साजी किस हद तक इफेक्टिव होती है इस स्टेज के ऊपर, इलेक्शन के दिनों में रूठे लोगों को मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई मनाने पे लगा होता है। उस वक्त हर पार्टी कोशिश कर रही होती है जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ मिला लें। तो इसलिए अगर तो आप टाइमली जाके अप्रोच कर लें, जब कोई और मनाने नहीं जा रहा, तो आप उस वक्त उनको अपने साथ मिला लें, तो फिर तो बेहतर होता है। और ये बड़ी बुनियादी एक, मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ जमहूरियत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये रही है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं, चाहे हुकूमत जीत जाए कोई पार्टी, चाहे हार जाए, वो अपनी तंजीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। और करते करते ये हाल हुआ है कि पीपल्स पार्टी एक ऑर्गेनाइज जमात थी, जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन उस तरह की रह नहीं गई, बिल्कुल तबाह बर्बाद होगी ऑर्गेनाइजेशन। कोई वर्कर नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर उस तरह के पैदा नहीं हो रहे, वो आ नहीं रहे, वो स्ट्रगल जो करना चाहते हैं, जब तहरीक चलाना चाहते हैं, वो वर्कर अवेलेबल नहीं होते। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, हुकूमतें तो शायद बनती रहे इसी तरह से, ये इलेक्टेबल्स को मिला के साथ, या कोई और जो हाथ मदद करते हैं उनको मिला के आप हुकूमतें बनाते रहेंगे, लेकिन एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम जो बनता है छोटी सतह से लेकर ऊपर तक, जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऑर्गेनाइजेशन से आता है, एक डेमोक्रेसी के लिए एक सपोर्ट होती है, वो अगर नहीं होगी तो इलेक्शंस ये बेसूद होंगे। दूसरी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अगर तो उसको पूरी तरह उस तरह से इंप्लीमेंट हो जाते हैं, जो एक आइडिया इमरान खान साहब दे रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के बाद ग्रास रूट्स लेवल पे माली इख्तियारात, पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया, माली इख्तियारात उनको पूरी तरह मिलते हैं, पूरे इख्तियारात उनको मिलते हैं, वो अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो उसका भी यकीनन बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बोझ कम होगा सूबाई हुकूमतों पर, मरकजी हुकूमत पे, लोकल सतह के ऊपर बहुत से लोगों के मसाइल हल होंगे, लोगों के लिए आसानियां उसमें पैदा होंगी, हर किस्म की आसानी पैदा होगी, इंसाफ के हवाले से हो, भले एजुकेशन के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से हो, तो उनको मकामी सतह पे बहुत सी रिले शुरू हो जाएंगे। तो इसकी बहुत बुनियादी ज़रूरत तो है, लेकिन हुकूमत जिस तरह से स्ट्रेटजी पे जिस तरह से जा रही है, मेरा ख्याल है बहुत लेट ये शुरू कर रहे हैं। नो डाउट ये बहुत बड़ा चैलेंज है, खासतौर पर केपी में एक झटका लग चुका है, अब दूसरा झटका भी अगर वहां से लगता है तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये वहां पे फिर बात भी खुल जाएगी कि पीटीआई के अंदर जो है किस तरह का यानी इख्तलाफ मौजूद है, यानी अंदरूनी इख्तलाफ ले बैठ जाएगा। अगर ये अंदरूनी इख्तलाफ बरकरार रहा और इसी तरह किसी को मनाने की कोशिशें जारी रहीं और कोई ना माना, तो फिर अंदर का जो इख्तलाफ है ये पूरी पार्टी के ऊपर असरअंदाज होगा और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन पे भी होगा। भट्टी साहब, आप क्या राय रखते हैं जब आप ये समझें कि पंजाब, बिलखुसूस पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत बनाई, इत्तेहादी हुकूमत बनाई, लेकिन एक मजबूत हुकूमत बनाई, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जब आपने जाना है, महंगाई का एक तूफान है, अब गैस की फराहमी के हवाले से बहुत सी बातें होना शुरू हो चुकी हैं। RLNG का अम्ब्रेला प्रोजेक्ट जो है वो फैसलाबाद से शुरू किया जा रहा है कि 1700 रुपए आपको बिल भरना होगा गैस का, आप गैस इस्तेमाल करें या ना करें। इस तरह की जो वजूहात हैं, ये बल्दियाती इलेक्शन में किस हद तक नुकसान पहुंचाएंगी पीटीआई को? या से देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बदकिस्मती कहिए या एक नेचर ऑफ डिफरेंट इवेंट्स थे, कुछ ऐसे मौके पे हो रहे हैं जहां के उनके लिए बेपनाह चैलेंजेस बन चुके हैं। 2 साल तो हम देखें कोविड की वजह से बहुत से अमूर मुतासर हुए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो चीजें जहां पर उनके वुज़रा और उनकी टीम कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकती थी, बदकिस्मती के साथ
कुछ कैबिनेट मेंबर्स के अंदर भी एक जाती चप क्लैश है, उस तरीके से मौसर पॉलिसी साजी नहीं कर सके, जिसका अल्टीमेटली खमियाजा अब हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। अवाम की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो चुका है। और गैस की जहां तक बात है, हमाद साहब ने कुछ रोज कबल एक ब्रीफिंग दी और उन्हें वाज़े तौर पर कहा कि जो मौजूदा सेटअप सिस्टम बना हुआ गैस का, ये मजीद चल नहीं सकता। चूंकि माजी के अंदर उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि उनके साथ मौजूद थे एक और वजीर कि मुस्लिम लीग नून ने, बिलखुसूस नवाज शरीफ ने थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कायन के अंदर ऐसी तरमीम कर दी थी जिसकी वजह से कुदरती गैस के ऊपर पहला हक सूबे, जहां से गैस पैदा हो रही है सूबे का है, लेकिन ये सिस्टम चल नहीं सकता। हम एक नया बिल ला रहे हैं जो कि कौमी असम्बली में जमा कराया जा चुका है। उसके बाद एक एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस होगी, दरामदी गैस की कीमत और जो लोकल गैस है मिक्स करके सबसे वसूली की जाएगी। वो जैसे फार्मूला इंप्लीमेंट हुआ जो डोमेस्टिक सार्फिन है बिलखसूस और वो कमर्शियल सार्फिन जिनको इस वक्त बहुत सस्ती गैस मिल रही है, उनकी गैस के निर्खों में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। अल्टीमेटली उसकी प्राइस किसको पे करना पड़ेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और बिलखसूस जब ऐसे मौके के ऊपर आपने, जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने बड़ी मुश्किल से आपकी कुछ सीटों के ऊपर आपकी इज्जत बची, अगला मरला आना बाकी है, उसके बाद आप पंजाब का अनाउंसमेंट हो चुकी है बल्दियाती इलेक्शन की। उस मौके के ऊपर अगर ये जो गैस वाला आपने सवाल किया, अगर ये नया फार्मूला इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया तो वो लोग वोट क्या डालेंगे? वो बल्दियाती इलेक्शन के दौरान एहतजाज भी अलग से कर रहे होंगे। तो बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा। उसके साथ और बहुत से इस वक्त चैलेंजेस मौजूद हैं पंजाब के अंदर, बिलखसूस जहां पर अवाम पहले ही सरापा एहतजाज है, महंगाई सरे फहरिस्त है और कुछ और मामला के अंदर बद इंतजामी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुसलसल फोकस किए हुए हैं, वज़ीर पंजाब के साथ भी राब्ते में है और वो कुछ ऐसे मंसूबे आने वाले दिनों में मुसलसल शुरू करने पर गौर कर रहे हैं ताकि अवाम को मुतमईन किया जा सके कि हुकूमत अवाम की खुशहाली के ऊपर तवज्जो दे रही है और मुल्क की मौशी जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त सिमत में है। आज क्लेम भी किया गया कि हमारी GDP 5.3% को हमने अचीव किया है, सूरत हाल बहुत बेहतर है। अगरचे के जो रिनाउंड माहिरीन हैं मौशियत के पाकिस्तान के, वो इस बात से अगरचे कि इत्तफाक नहीं कर पा रहे जो उसकी कंपोजिशन है, लेकिन अब कोशिश हुकूमत की यह है कि जो अपेरेंटली एटलीस्ट इतना कुछ जरूर कर लिया जाए, यानी बज़ाहिर ऐसा जरूर मंजरनामा दिखाया जाए जिससे आवाम के जहनों में यह बात डाली जाए कि हम बेहतर समझन है। अपोजिशन भी इस पे वावेला बेशक मचा रही है, अपोजिशन के सियासी हलकों में भी इस वक्त हलचल दिखाई देती है। अगर मजमूई तौर पर अपोजिशन की अब तक की कारकर्दगी देखें, हुकूमत को गिराने के लिए बेशुमार कोशिशें की गई। अब तहरीक अदम एतमाद का एक बार फिर से शोर उठा है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत बेहद जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक लाएहमल फिर से तरतीब दिया गया कि अगर मुश्तरका तौर पर हम कोशिश करें तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। अब सवाल यह बनता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM फिर से एक होने जा रहे हैं? ये एक होंगे तभी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM का एक होना ये किस हद तक मुतवक्के है, और अगर नहीं होते तो उसकी बुनियादी वजह आपको क्या दिखाई देती? देखें यार सर, एक चीज़ हुसैन में रखिएगा कि आपने पहले जिक्र किया अदम एतमाद, ये एक भी हो जाए तो तहरीक के अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। ये बात आप जहन में रखिएगा। एक होने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून पर और मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी पर 1% भी एतबार नहीं है। सियासी तौर पर ये एक हो सकते हैं, सियासी तौर पर बयानबाजी कर सकते हैं, सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। ना मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी में अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो वो कामयाबी पीपल्स पार्टी नून लीग की वजह से नहीं होगी, वो कामयाबी किसी और चीज़ की वजह से होगी और उसका क्रेडिट किसी सूरत में पीपल्स पार्टी को नून लीग नहीं देना चाहेगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी नून लीग को वो क्रेडिट नहीं देना चाहेगी। अब मैं आपको बता दूं, PDM और पीपल्स पार्टी इसके करीब होने के लिए कुछ लोगों ने रवाबत शुरू कराए, कुछ मामला तय होना शुरू हुए, लेकिन ये सारा सिलसिला था सिर्फ और सिर्फ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। लेकिन उसमें शर्त जो थी वो पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी शर्त रखी और उस शर्त के बाद मौलाना साहब तो बैक पे चले गए हैं। वो शर्त यह है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक लानी भी है और उसके लिए जद्दोजहद करनी है तो पीपल्स पार्टी को उसमें सबसे नंबर 1 पे रखा जाए। पीपल्स पार्टी उसको लीड करेगी, पीपल्स पार्टी के कहने के मुताबिक PDM भी चलेगी, पीपल्स पार्टी के कहने के मुताबिक सारी हिकमत अमली तय की जाएगी और PDM की जो क़यादत है वो ये मानेगी कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो पीपल्स पार्टी हिकमत अमली बनाएगी हम उसके पीछे खड़े होंगे। ठीक। अब PDM की क़यादत या PDM में शामिल जमातें ये मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी शर्त रख दी है
कि जिस शर्त के हवाले से पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत भी बचती है और पीपल्स पार्टी पीडीएम से बदला भी लेती है, कि जो पीडीएम इनसे वजाहत मांगती थी, जो पीडीएम इनसे कह रही थी कि आप हमें माफीनामा दें, जो पीडीएम कह रही थी आप हमें वापस आने के लिए दरखास्त करें, बजाय उसके कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि पीडीएम इस बात को जो है कहे कि पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंट में करेगी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में तहरीक इत्मीनात के हवाले से राब्ता करे, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर सारा कुछ करे। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि हमने कहा था कि किस तरीके से हम सेनेट में सीटें जीतेंगे, किस तरीके से हम पहले से ज़्यादा लेके जाएंगे, किस तरीके से, जिस तरह आपको याद होगा ना गिलानी साहब वाली सीट जी जी, और दूसरे हम इस तरह कर लेंगे, यानी फॉर्मूला तय पा गए, ये करेंगे, अगर आप हमें देते हैं तो हम कर लेंगे। तय नहीं पाया, नहीं पाया। उन्होंने कहा देखिए हमें सजेशन दी गई, उन्होंने कहा जब हम करते हैं तो हम कुछ कर लेते हैं और जब हम नहीं करते तो आप सारे मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, ये कहा गया। अब मौलाना साहब जो हैं वो किसी सूरत में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना साहब ने ये पैगाम मरियम साहिबा को और मियां नवाज शरीफ साहब को दे दिया। शहबाज शरीफ साहब पे ना वो इतबार करते हैं ना उनको पैगाम देते हैं। अब दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बड़ा ग्रुप जो है वो भी वाज़ेह कहता है कि नहीं हम पीपल्स पार्टी को क्यों आगे लगाएं, हाँ बिल शिल और दीगर मामलात पे हम सब इकट्ठे होकर एहतजाज करें और उसमें भी इस तरीके से करें कि बराबरी की सतह पे हो और कायद वहाँ पे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हो। पीपल्स पार्टी यह किसी सूरत चाहती नहीं, वो चाहती है कि अगर अदम एतमाद आनी है तो फिर उसका सेहरा भी इनकिसार हो और उनके सारा क्रेडिट भी इनकिसार हो। और उसी सूरत में हम ये भी पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कह दिया है कि हम अदम एतमाद लाएंगे तो उस सूरत में लाएंगे जब हमें 101% यकीन होगा। 101% यकीन उस वक्त होता है जब किसी तरफ से इन्हें इशारा मिलता है। उन्होंने कहा उसके अलावा हम नहीं लाएंगे। ये ना हो कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, पता चले जी कदम रहा हो पीछे देखो कोई भी नहीं है, उन्होंने कहा ये नहीं करेंगे। तो ये मामला इशारा तो शाहिद खान अब्बासी साहब भी दे चुके हैं कि 22 से 23 जो अराकीन असेंबली है वो हमारे साथ है, वो कोई किसी के साथ नहीं है। उनका ये मानना है कि 22 से 23 हमारे साथ हैं, लेकिन एक फोन कॉल पे उनका ज़मीर बैठ जाता है, ज़मीर जागता है हमारे साथ बात करने में, लेकिन बाद में बैठ जाता है। अब इसके पीछे हकीकत क्या है, राव साहब की तरफ बढ़ते हैं। राव साहब क्या समझते हैं कि तमाम हुकूमती मुतासरीन जमातें आपकी नज़र में आने वाले मुस्तकबिल में यकजा होने जा रही? देखिए जो तो सूरत हाल है पीडीएम की और मौलाना फजलुर रहमान की, मौलाना फजलुर रहमान की यूटिलिटी जो थी वो नून की कह लें मियाँ नवाज शरीफ की नज़र में पर्टिकुलरली अब नहीं रही। वो मियाँ साहब बाहर चले गए, मरियम ने जाना था, वो कहती है कि मुझे इन्होंने कोलेट्रल के तौर पे रख लिया यहाँ पे कि मैं मियाँ साहब को भेज के मुझे यहाँ ज़मानत के तौर पे रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा तो वो अब उनको पता है कि वो नहीं जा पाएंगी। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस काम के लिए उनको इंगेज किया था उन्होंने, और जिस तरह से इंगेज किया था, वो अब उसकी यूटिलिटी उस तरह से नहीं रहेगी। पीडीएम की यूटिलिटी भी नहीं रहेगी। ऑब्वियसली अब कोई शख्स बाहर जा नहीं पाएगा, जलसा करें, जुलूस करें, लॉन्ग मार्च करें, एहतजाज करें, नो कॉन्फिडेंस लाएं, ठीक है। इसलिए ये 3-4 महीने पहले से ये बात चल रही है कि फजलुर रहमान साहब को साइड लाइन किया जा रहा है नून की तरफ से। तो पीपल्स पार्टी के साथ जो उनके राब्ते बहाल होने की बातें आ रही हैं वो बुनियादी तौर पे अब फजलुर रहमान साहब अपने लिए कोई जाए पनाह ढूंढ रहे हैं जहां पे वो दूसरे इत्तेहाद के लिए कोई कोशिश कर सके, कोई मिल सके। अदम एतमाद की तो बात मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ कोई बात जाएगी भी, ये पार्टियां मिलकर भी कुछ कर पाएंगी। आज ही हमारे रिपोर्टर जहांगीर मिन्हास उनके अखबार में भी छपी और सुबह टीवी पे भी उन्होंने दी कि नून बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अदम एतमाद में, वो आए बाएं शाएं करेगी, वो बिल्कुल शामिल भी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल पक्की बात है। जहां तक टेलीफोन कॉल की बात है ज़मीर जागने की, तो शायद खान अब्बासी साहब को ये भी पता होना चाहिए कि उनके भी 35-40 के ज़मीर जाग जाते हैं जब फ़ोन जाता है, वो बिल पे मौजूद नहीं होते, वोटिंग के टाइम पे गायब हो जाते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। तो ये ज़मीर जागने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन किसके हक में जागता है ये इंपॉर्टेंट बात है, और कब जागता है उसकी टाइमिंग क्या होती है वो इंपॉर्टेंट बात होगी। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो कोई ज़मीरों का कोई मंडी नहीं लगने लगी, ना कोई ज़मीर जगाने की ज़रूरत पेश आएगी। मेरे ख्याल टेलीफोन कॉल क्या कोई मैसेज भी नहीं आएगा इस हवाले से। तो इसलिए उनको अदम एतमाद के हवाले से ना वो चाहते हैं ना वो पूरी उम्मीद है। तहरीक अदम एतमाद का सिर्फ अपोजिशन शोशा उठा रही है, सिर्फ इसे पॉइंट स्कोरिंग के लिए कहा जा रहा है, अवाम तक ये बयानिया पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई संजीदा दिखाई नहीं देता। अगर मौजूदा सूरत देखी जाए, पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन लॉन्ग मार्चेस का ऐलान कर चुकी है, तो अपोजिशन
हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को अवाम में एक्सपोज करना चाहती है, लेकिन दूसरी जानिब अगर पंजाब हुकूमत को देखा जाए तो पंजाब हुकूमत पंजाब के अंदर जो तरक्याती काम है उनको फरोग देना चाहती है। अब देखना यह है कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले तरक्याती काम किस हद तक हो जाते हैं या अपोजिशन का बयानिया किस हद तक स्ट्रांग हो जाता है। भट्टी साहब, अब क्या समझते हैं, अपोजिशन क्या हुकूमत का मौक़िफ़ कि हम बेहतरी की समत में गामजन हैं उसको रद्द कर पाएगी, और अगर रद्द कर पाएगी तो किस तरीके से? यासिर, देखिए, अपोजिशन तो हर दौर में हर टाइम में उसका एक यही एक दावा होता है कि हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, मुल्क पीछे की जानिब सफर कर रहा है, हमें मौका मिलना चाहिए, हम कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन जब ग्राउंड के ऊपर कुछ ऐसी हकीकतें मौजूद ना हो तो अपोजिशन का फिर ऐसा मंजर माजी में नहीं बिकता और हाल में भी उसको बेचना मुश्किल होता है। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज कुछ ऐसी मौजूद हों जहां जो हुकूमत की, मैं तो ये कहूंगा कि उनके अपने कुछ इदारों के अंदर मौजूद अफसरान की, उनके अपने वुज़रा की अपनी कम पुअर स्ट्रेटजी की वजह से कि अपोजिशन को भरपूर तरीके से ग्राउंड के ऊपर खेलने का मौका मिले, तो फिर अल्टीमेटली उनका वो मंजन बिकेगा भी सही और अवाम उस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे। पहले गैस क्राइसिस के अंदर बहुत कुछ मसाइल का सामना रहा, बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हुई, शोर शराबा हुआ, ह्यू एंड क्राई हुआ, पुअर मैनेजमेंट थी, उसको अभी संभलने का मामला तय नहीं हुआ। लेकिन अचानक जो यूरिया खाद की और डीएपी खाद की शॉर्टेज हुई, मसनूई किल्लत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी थी कि वफाकी और पंजाब हुकूमत की सतह के ऊपर इस मामले को हैंडल किया जाता? एक इजलास के दौरान जो मुतलका इसके वफाकी वजीर हैं, उन्होंने कहा कि इस साल हमारी 3 लाख जो हमारी बोरियां ज्यादा हमने पैदा की हैं, तो वुज़रा ने उनके ऊपर उनकी इस बात से शदीद इख्तिलाफ किया। उन्होंने कहा कि अगर हमने ज्यादा पैदावार की है तो कोई ना कोई वजूहात तो है कि किसान इस वक्त सड़कों के ऊपर है। और इस वक्त आप देखें कि अपोजिशन जमातें सबसे ज्यादा इस मामले को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। और जब कभी भी हुकूमत के खिलाफ आवाम को मुतहर्रिक करना हो, जो पाकिस्तान की एक जो हमारी जियोग्राफिकल सिचुएशन है, जो ग्राउंड की सिचुएशन है, दूर दराज दही इलाकों से लोग अगर निकलना शुरू हो जाए तो अपोजिशन जमातों को काफी मोमेंटम बिल्ड करने के अंदर आसानी रहती है। और इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसानों को एक्सप्लॉइट कर रही है, उनको प्रवोक कर रही है कि आगे बढ़े हमारे किसी तहरीक का, या एटलीस्ट इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करें कि हुकूमत के ऊपर उनका दबाव बढ़े। और अपोजिशन की बाकी जमातें भी इस मामले को इसको कैश करवा रही है, रोजाना इसका जिक्र होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप 1 साल पहले देखें, यही अपोजिशन जिसके अंदर दम खम नहीं था, आज उनका जो एक मोमेंटम है वो आपको बहुत बेहतर दिखाई देगा। उसमें शायद अपोजिशन के इतना ज्यादा कमाल नहीं है, वो हुकूमत की जो एक पुअर स्ट्रेटजी थी, पुअर परफॉर्मेंस थी, उसकी वजह से उनको एक मौका मिल गया। सरप्लस खाद मौजूद है लेकिन किसानों को नहीं मिल पा रही, डेली लोग एहतजाज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान को, और वहां से फिर ये सेंट्रल एशियन स्टेट को जारी, जो कि आलमी मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो किसकी जिम्मेदारी है कि उसको रोका जाए? प्राइम मिनिस्टर ने 15 रोज कब सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की कि जो लोग यूरिया खाद की स्मगलिंग में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश की जाए और स्मगलिंग को रोका जाए। अभी तक हम मुंतजिर हैं, अपने सोर्सेज से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, मुतलका वुज़रा से भी पूछ रहे हैं कि क्या कोई अभी तक ऐसा एक्शन हुआ है, क्या किसी ट्रेलर को अफगानिस्तान जाते हुए पकड़ा गया है, जो लोग माफिया में इन्वॉल्व थे क्या किसी के ऊपर हाथ डाला गया है, या कोई प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी गई है? वही मामला जो एक प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि 3 साल हो चुके, प्राइम मिनिस्टर जितने भी सख्त से सख्त तरीन अहकाम देते हैं, मुतलका वजारतें और वुज़रा उसको रद्दी में डाल देते हैं या दाखिल दफ्तर कर देते हैं, दोबारा उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट नहीं देते। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन इसका भरपूर इसको यूटिलाइज कर रही है, और यही मोमेंटम है जो अवाम एक्टिव हो रहे हैं। महंगाई पहले से मौजूद है, महंगाई पहले से मौजूद है, अपोजिशन उसका फायदा उठा रही है और उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों को प्रोवोक कर रही है। मौजूदा हकायक अगर इसके बरक्स होते तो अपोजिशन के पास इतना मार्जिन ना होता, यानी बैड गवर्नेंस की वजह से अपोजिशन को ज्यादा मार्जिन मिला के अवाम में पजीराई उनकी होने लगी और उनका बयानिया अवाम तक पहुंचने लगा है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे सानेह मरी की तहकीकाती रिपोर्ट की, किसको जिम्मेदार ठहराया गया और किसको एनआरओ दिया गया। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, सानह मरी हुआ जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने भी एक्शन लिया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक्शन लिया, वज़ीर दाखिला भी काफ़ी तगोदो करते दिखाई दिए। फिर एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई, उसने तहकीकात की और एक मुफस्सल रिपोर्ट तरतीब दी गई है जिसके कई वॉल्यूम्स हैं, जिसमें बेशतर अफराद को ज़िम्मेदार इसका ठहराया गया, बेशतर अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए गए और बेशतर अफसरान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराकर उनके ओहदों से बरतरफ भी कर दिया गया। अब इसका हकीकी जिम्मेदार कौन था, क्या उसका तयन हो सका है, और इस तहकीकाती रिपोर्ट के ऊपर ऑपोजिशन या फिर ब्यूरोक्रेसी किस हद तक मुतमईन है, इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सानह मरी की अब तक की जो तहकीकाती रिपोर्ट है, क्या उससे सब मुतमईन है, सब अच्छा है, या फिर किसी को अभी तहफ़्फ़ुज़ात है? किसी को क्या, सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप क्या समझते हैं कि सानिया मरी जो है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? आपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आपने रिमार्क सुने ना? इन्होंने जिन लोगों को फारिग किया है उसमें जो असल ज़िम्मेदार था महकमा मौसमियात, उसका जिक्र ही कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। उसके अलावा वो लोग जिनको फारिग होना चाहिए था, क्या इसका सारा ज़िम्मेदारी इन सरकारी अफसरान की थी जिनको फारिग किया गया है? बाकी मैंने उस दिन में एक सवाल किया था, मरी को पंजाब में हैंडल कौन करता था? मरी के अंदर अहकामात कहाँ से आते थे? मरी के अंदर तमाम मामलात कहाँ से चलते थे? मरी के अंदर तैनातियाँ कहाँ से होती थी? मरी के अंदर तमाम चीज़ें जो मामलात है वो डायरेक्ट कौन देखता था? भाई कमिश्नर इस्लामाबाद, कमिश्नर रावलपिंडी बेबस था, डीसी बेबस था, सीपीओ बेबस था, सीटीओ बेबस था। भाई असल वहाँ पर मरी के अंदर तो फैसले किसी और जगह से आते थे, जिसकी रिपोर्ट एक अदारे ने दे चुका है। मरी के अंदर जितनी, जिसमें एक बड़ा एक अहम चीज़ इन्होंने कही, तजावज़ात कहाँ से आई थी? ये किसका दौर है? 21 के दौर में वहाँ पर क्या क्या बनने का हुक्म हुआ? आपको पता है कि जहाँ पर इन्होंने मुतबादल मरी के एक स्ट्रीट बनाई है, जहाँ पे बहुत सी बड़े मारूफ होटल्स भी बन चुके हैं। आपको पता है कि वहाँ पर इनके रूल के मुताबिक वो जो एक सड़क है, वो जो रोड गुजरता है, उससे कितने कितने फासले पर कोई इमारत नहीं बन सकती। वहाँ पर तो सड़क के ऊपर इमारतें बनी हुई हैं और उन सब के एनओसी दिए गए हैं। उसके बाद वहाँ पर जहाँ जहाँ पर रुकावटें खड़ी हुई थी, जहाँ जिनकी वजह से जब बार बार ये कह रहे हैं कि तजावज़ात कायम हो चुकी थी, वो तमाम बिल्डिंगें, वो तमाम तजावज़ात जो है वो कोई बहुत पुरानी नहीं है। इस रिपोर्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि वो पुरानी है, आप ज़रा रिपोर्ट पढ़ के देखें। और इस रिपोर्ट में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के नंबर भी दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की गुफ्तगू जो है उसके अक्स भी दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप गौर करें तो उसमें नज़र आता है कि इसके ज़िम्मेदार कौन कौन था। क्या वो 2 बड़े अफसरान जिनको बचाया गया, जो मैं कह देता हूँ सीएम वज़ीर हाउस के अंदर होते थे, उनको क्यों बचाया गया? क्या इस वाक़े से पहले, मैं ये खबर आपको ब्रेक कर देता हूँ, नहीं तो पुलिस के उस रिकॉर्ड से, जो एक कोड रिकॉर्ड होता है जिसमें एक कॉल चलती है, क्या इस सानिये से जिस दिन बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है उससे 2 दिन पहले जो 4 घंटे ट्रैफिक जैम रहती है, वो किस अहम शख्सियत की फैमिली के मरी जाने की वजह से रहती है? वो अहम शख्सियत जो है उसकी फैमिली को प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिसकी वजह से 4 घंटे ट्रैफिक बंद रहती है। और जब किसी ज़िम्मेदार से पूछा जाता है, वो कहते हैं फलां अहम शख्सियत की फैमिली जो है इतनी गाड़ियों में मरी आई हुई है। चेक कर लिया जाएगा, पता चल जाएगा किस जगह पर कौन सी फैमिली रही थी। मेरे पास तो वो नाम भी मौजूद हैं, मेरे पास तो वो सारी चीज़ में मौजूद है, मेरे पास तो उन गाड़ियों के नंबर भी मौजूद हैं, वो कॉल्स भी मौजूद हैं कि जो वहाँ पे की गई। तो यासर, मैं आपको एक तो बता दूँ, एक तो पिटीशन तैयार है, एक नई पिटीशन होने जा रही है, किसकी तरफ? जिसमें कुछ लोगों की तरफ से है, एक कुछ सरकारी अफसरान की तरफ से है जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, एक मरी के लोगों की तरफ से है कि जनाब ये कैसा कानून है कि 5 बजे से दोपहर 5 बजे के बाद दाखिला बंद, शाम सुबह 5 बजे से पहले आप दाखिल नहीं हो सकते। ये कोई दुनिया में, क्या पाकिस्तान में ये पहला ही दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपकी टाइमिंग रख दी गई है। ये नहीं किया गया कि इंतज़ामात कर लें, ये नहीं किया गया कि हम इंतज़ामात को बेहतरीन बना लें, चाहे आप रात 3 बजे वहाँ पे है, टाइमिंग बना दी गई है। उसको चैलेंज किया जा रहा हो। मैं आपको बता दूँ, ये चैलेंज जो होगा कानूनी तौर पर यह ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, कुछ अफसरान चैलेंज कर रहे हैं कि जनाब हमें जो सज़ा दी गई है, हमें सज़ा किस ज़िमन में दी गई है? हमारी सज़ा बनती ही नहीं है, हमारा कसूर था ही नहीं, किसको बचाने के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया? और जिसका इशारा एक आज हेयरिंग में हो भी चुका है, आ भी चुका है, और आने वाले दिनों में अगर ये वो पिटीशनें, 2 पिटीशनें तैयार हैं, एक पिटीशन गालबन जो है फाइल हो गई है,
दूसरी पटिशन जो है वो पीर या मंगल को फाइल हो जाएगी। और इन 2 पटिशन्स के बाद एक नया हो सकता है कि इन 2 पटिशन्स के बाद कोई ऐसा हुक्म आ जाए कि जिससे नई इंक्वायरी शुरू हो जाए। और अगर वो नई इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो उसमें आप जहन में रखिएगा बहुत से चेहरे सामने आ जाएंगे, बहुत सी अहम शख्सियात जो हैं वो उसमें रगड़े में आ सकती हैं। और एक अहम तरीन शख्सियत जो है पंजाब के हवाले से वो उसमें फंस सकती है, क्योंकि उस इन्वेस्टिगेशन में फिर 1 या 2 या 3 दिन की बात नहीं होगी, उसमें उस बर्फबारी से पहली आप ये समझते हैं कि बात निकली है तो फिर दूर तक लग जाएगी। राव साहब, आप क्या समझते हैं अभी तक की जो तहकीकाती रिपोर्ट है, आपने इस पूरे साने को देखा भी, इसके हवाले से खबरें भी आप तक पहुंची। एक तरफ अदालत की अगर हेयरिंग देखें तो एक तरफ कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो एसी मरी की तारीफ करते हैं और उन्हें सिविल अवार्ड देने की भी सिफारिश करते हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब उन्हीं को ही मुअत्तल कर देती है एसी मरी समेत। तो क्या समझते हैं, क्या किसी को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है इस पूरी तहकीकाती रिपोर्ट में? देखिए यासर, एक तो इस वाक़े के जेनेसिस बहुत ज़रूरी है कि हम एक्चुअली अगले वाक़े के इंतज़ार तक इस पर बहस करते रहेंगे, कोसते रहेंगे, सारा कुछ करते रहेंगे और एक और इस तरह का इंसिडेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर नई बहस शुरू हो जाएगी कि ये क्यों हुआ, क्यों है। बुनियादी तौर पे एक तो कुदरती आफत है, ब्लिजर्ड जिसको कहते हैं, एकदम से उसको बहुत बड़ा तूफान आया। क्या महकमा मौसमियात ने उसकी पेशगोई की थी? महकमा मौसमियात ने अगर पेशगोई की होगी तो बर्फबारी की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर दी होगी 6 इंच पड़ सकती है या 8 इंच पड़ सकती है। लेकिन ये ब्लिजर्ड जो है, इसका पेशगोई उस तरह से मुमकिन नहीं होती। अगर आपको याद हो, पीपल्स पार्टी के दौर में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और बरदान और ये सारे इलाकों में बहुत खौफनाक किस्म का एक सैलाब आ गया था। घरों में आधे घर मिट्टी में दब गए थे। तो ये इस किस्म की चीज़ों की जो पेशगोई 100% जो करेक्ट नहीं होती। दूसरी बात यह है कि इंतजामात के हवाले से, इंतजामात क्या जो रूटीन के इंतजामात है वो भी थे कि नहीं थे? अगर वो नहीं थे तो ये यकीनन जिम्मेदारी बनती है, किसी ना किसी की बनती है। एक प्रोसीजर है, हर साल ये होता है, मरी में रश रहता है। मैं भी गया हूँ कई दफ़ा, वहाँ थोड़ी सी बर्फ़ भी पड़ जाए तो आप फंस जाते हैं, वहाँ पे आपको फिर पैसे दे के धक्के लगवाने पड़ते हैं। वो एक अलग एक उसका पहलू है, मरी की अपनी एक सियाहत जैसे वहाँ पर चलती है। बुनियादी बात यह है कि जो जिम्मेदारी हर साल अदा की जाती है, इस दफ़ा उसी तरह से थी। पोस्ट जो मुकर्रर हैं, जहाँ पे बर्फ हटाने वाला इक्विपमेंट होना चाहिए, लोग होने चाहिए, क्या वो वहाँ पे मौजूद थे? क्या जब इस किस्म की नागहानी आफत आ गई है तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस करने के लिए दरख्त गिरने से या खंबे गिरने से या बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ जाने से जो रोड ब्लॉक हो गए, उनको किस तरह से वहाँ से किया जा सकता है? प्रिकॉशनरी मेजर्स में ये एंट्री पॉइंट्स के ऊपर के कितनी गाड़ियाँ गई हैं, पार्किंग की क्या सूरत हाल है, वो कंटिन्यूसली जो वहाँ पे मोबाइल जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, व्हाटएवर जो इंतजामिया है, वो देखती रहती है कि कहीं सड़क के ऊपर नहीं, इस वक्त हुकूमत का काम ये नहीं है कि यहाँ पे ये देखा जाए कि मोर्दे इल्जाम किसको ठहराया जा सकता है। यहाँ पे हुकूमत का काम ये है कि इस तरह का सानेहा मुस्तकबिल में ना हो, तो उसके लिए हिफाजती इकदाम क्या किए जा सकते हैं। मुख्तलिफ नौइयत के जो काम होने वाले हैं, यानी वो तरक्याती काम भी हों, वो आने जाने के रास्ते बेहतर करना हो, वो ये चेक करना हो कि कितनी गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं, पार्किंग का निजाम क्या है, तो उस निजाम को यानी स्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है। उस पर ध्यान नहीं गया, मोर्दे इल्जाम ठहराकर बहुत से लोगों को बली का बकरा बना दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में वाकयात ना हो और इसका तदारुक बहुत जल्द किया जा सके। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेपरा के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर अगर बिजली की तरसील का निजाम देखा जाए तो वो जिस हद तक बोसीदा हो चुका है, उसके बेशतर सवालात हैं जिसके जवाबात आज तक कोई नहीं दे सका। लेकिन मजमूई तौर पे अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो मंजूरी के बगैर पावर कंपनीज को अवार्ड देने की तकरीब हुई, जिस पर अथॉरिटी ने एतराज़ात उठा दिए हैं। इसके साथ साथ नेपरा की ऑडिट रिपोर्ट भी एक आई है जिस पर बहुत से एतराज़ात उठे हैं। इसकी जांच पड़ताल करते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। सुहेल साहब की तरफ बढ़ते हैं। भट्टी साहब, सुनने में तो ये है कि जो ऑडिट रिपोर्ट थी नेपरा की, वो भी गायब हो चुकी। यासिर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई शोबा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी बेहतर परफॉर्मेंस के अंदर उस मुल्क के अंदर उस शोबे को रेगुलेट करने वाला रेगुलेटर, उसका बुनियादी उसका किरदार होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमारी मौशत जिस एक बड़े ही एक मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है, जिस दलदल में फंसी हुई है, तो उसके अंदर एक बड़ा मेजर शोबा है वजारत हमारी तवानाई के शोबे का और उसके अंदर पावर सेक्टर का। गर्शी कर्जा 2500 रुपए से ज्यादा। वजह क्या उसकी? उसके अंदर मेजर उसकी रीजन है इनएफिशिएंसी। इस पावर सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आलमी इदारों ने
पाकिस्तान को तजवीज़ किया था 90 की दहाई के अंदर कि आप हुकूमत इस सिस्टम से बाहर निकले, पॉलिसी दे, एक रेगुलेटर कायम करे, वो इन बिजली की जनरेशन, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन कंपनियों को रेगुलेट करे। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होंगी तो वो परफॉर्म करेंगी। तो लिहाजा नेपरा का क्या अमल में आया, लेकिन तकरीबन 22 साल गुजरने के बाद आज भी सूरत हाल जो है वो, अगरचे कि हमारी जनरेशन कैपेसिटी जरूर बढ़ी, लेकिन जो उसके पूरे सिस्टम में इनएफिशिएंसीज हैं, जो कंज्यूमर के तहफुजात हैं, ये कंज्यूमर की मुश्किलात हैं, वो मजीद बड़ी हैं। जो बिजली के निर्ख सस्ते होने चाहिए थे, सस्ती बिजली सिस्टम में ऐड होनी चाहिए थी, उसके बजाय बिजली इस कदर महंगी हो चुकी है कि अवाम घरेलू सार्फिन, कमर्शियल इंडस्ट्रियल सार्फिन की पहुंच से बाहर हो रही है। अथॉरिटी के जो नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी एक एक्ट के जरिए से कायम हुई, उनका बहुत शानदार रेड जोन में एक दफ्तर उनका कायम हुआ है। और वहां पर जब स्पेशली उनके नए चेयरमैन तौसीफ फारूकी साहब आए, उन्होंने इस रेगुलेटर को, जिससे हम जब क्वेश्चन करते थे, कहा जाता था कौसी जुडिशियल बॉडी है, तो इनके फैसले अदालत में चैलेंज होते हैं, तो एक डेकोरम पहले मेंटेन था। उन्होंने आकर इसको एक कारपोरेट कल्चर का वहां पर मुतारफ कराने का सिलसिला शुरू किया, जिसके ऊपर उनके मुसलसल अपने मेंबरान के साथ तहफुजात का सिलसिला जारी है। कुछ दस्तावेजात द लास्ट आवर को मसूल हुए, जिसके मुताबिक चेयरमैन साहब ने एक नया कल्चर मुतारिफ करवाया कि जो बिजली की कंपनियां हैं, उन्हें कहा गया कि एक फलाही तंजीमी इदारा, एक एनजीओ है, आप उसके साथ कंट्रीब्यूशन करें, उसके बाद हम आपको CSR के अंडर देखेंगे कि आप कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं, फिर आपको अवार्ड दिए जाएंगे। रेगुलेटर की डेटरेंस होती है, प्राइस देना हुकूमत का काम है, हुकूमत के और इदारे के मौजूद हैं। उसके ऊपर मेंबर सिंध ने बहुत सख्त इख्तिलाफी नोट लिखा कि आपने ये सारा सिलसिला शुरू किया, जिस CSR इवेंट का इनेकाद आप करवाने जा रहे हैं, आपने अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली, और ये इकदाम बहुत मनफी तासुब मार्केट में क्रिएट करेगा। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, वो परवाह नहीं की, और फिर उसका नतीजा ये देखिए कि अवाम पे भी बिजली के बम गिराए जा रहे हैं। आपकी ऑडिट रिपोर्ट में आपके फाइनेंशियल तहफुजात सामने आए हैं, फिर ऑडिट रिपोर्ट भी गायब हो जाती है। नाज़रीन, दीगर सियासी, मुआशी और इंतजामी उमूर पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहिएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त सियासी मंजरनामा जो बन चुका है, जनूबी पंजाब की बातें हैं, बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के अंदर, KP के अंदर, एक तरफ लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च। अब इस सियासी मंजरनामे में क्या आगे सियासी मुस्तहकम मिजाजी हम देख पा रहे हैं, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आगे का मंजरनामा क्या है? अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा, या फिर अवाम इन्हीं जमघटों में इस वक्त मसरूफ रहेगी? देखिए, हुकूमत की तरफ से यह कोशिश की जा रही है, चूँकि आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात ही जो है वो असल में कौमी इंतखाबात है कि बल्दियात में अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है तो उसकी साख बन जाएगी, और आइंदा वो कौमी इंतखाबात में भी कामयाब होने की उनकी कवी उम्मीद होगी। जिसके बाद वो कौमी इंतखाबात पहले कराते हैं या बाद में कराते हैं, कौमी यानी वक्त से पहले कराते हैं या वक्त पे कराते हैं, उसका तयन भी इन इंतखाबात की वजह से होगा। और इसके लिए हुकूमत हर तरह की कोशिश करेगी कि KPK के अंदर हो या पंजाब के अंदर हो या सिंध के अंदर हो। अब इनके पास वक्त है फरवरी, 28 फरवरी से पहले इन्होंने कितना रिलीफ देना है अवाम को KPK के लिए, उसके बाद मई से पहले पंजाब में कितना रिलीफ देना है। क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर ये कि रवाज सा बन गया है कि आप पूरे 4 साल 5 साल जो मर्जी करते रहे, आखिरी महीने में आप रिलीफ दे देते हैं तो अवाम की राय अचानक तब्दील हो जाती है। अब चूंकि इन्होंने एक अपनी हिकमत अमली भी तब्दील कर लिया, मीडिया के हवाले से भी आपको पता है कि नए से नया ये प्रोग्राम बना रहे हैं, मीडिया के लिए एक नई टीम सामने ला रहे हैं जो मीडिया को डील किया करेगी। ये नहीं कि वजारत इत्तलात तब्दील कर रहे हैं, नहीं, उसके साथ साथ टीमें तश्कील दे रहे हैं। इसके लिए महंगाई को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने नाराज साथियों को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें चाह रहे हैं। और तो और ये अपने सियासी मुखालिफिन जो हैं उनके साथ भी दोबारा टेबल पे आने की बात कर रहे हैं। देखते हैं कि टेबल पे आके बातें किस हद तक नहज तक पहुंचती हैं और बेहतरी का रास्ता क्या निकाला जाता है। राव साहब, आप आगे का सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के बाद का? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात के बाद रिजल्ट, ऑब्वियसली बल्दियाती इंतखाबात का जो रिजल्ट है उनका बड़ा इम्पैक्ट होगा आगे चल के भी। लेकिन जो PTI की हिकमत अमली में एक तब्दीली जो मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा सा इशारा किया है राना साहब ने भी, कि वो पहले उन्होंने दूसरी सियासी जमातों से बंदे तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। मुझे अब लग रहा है कि वो इस तरफ माइल हैं और काफ़ी सीरियसली एफर्ट्स इस सिलसिले में हो रही हैं कि दूसरी सियासी जमातों, जैसे नून के बारे में एक इन्होंने बड़ी डेलिब्रेट कंपेन शुरू की है कि उनके 4 नए उम्मीदवार आ गए हैं और उनके अंदर से हकीकी क़यादत निकलने की कोशिश कर रही है, जो ताबेदार नहीं है, जो हाथ बांध के खड़ी हो जाती अपनी इज्जत की खातिर। तो इस किस्म की ये करके नैरेटिव बिल्ड करके मुझे लग रहा है कि कोई ये नून के अंदर से, पीपल्स पार्टी के अंदर से इस तरह की तोड़ फोड़ के लिए कोशिशें इन्होंने शुरू कर दी है।
रही है, लेकिन इससे फायदा कितना होगा पीटीआई को और आवाम को कितना फायदा होगा, ये तो एक सवाल बनता है। भट्टी साहब, एक शॉर्ट कमेंट, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में बिजली कितनी महंगी होगी? इशारा तो ये है कि 4 रुपए महंगी होगी 99 पैसे सस्ती करने के बाद। आगे मुआशी मंजरनामा क्या देखते हैं आप? यासिर, बिल्कुल बिजली के महंगे होने का सिलसिला जारी रहेगा। मौशी मुश्किलात अभी मौजूद हैं, अगरचे कि हुकूमत उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम के लिए फिल वक्त कोई बड़ा रिलीफ नहीं है। और एक ऐसी शख्सियत है जिनके जहन के अंदर पूरा सियासी मंजरनामा बिल्कुल क्लियर है, वो एक ही शख्सियत है और वो है इमरान खान साहब। चूंकि उन्होंने कुछ रोज कब तक बहुत ही अपने अहम तरीन इदारों और अपनी शख्सियात के साथ बहुत सी कंसल्टेशन की हैं, सूरत हाल के ऊपर वो कड़ी नजर रखे हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने गुज़श्ता माह कहा था कि 3 माह बहुत ज्यादा अहम है, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, मौशी मुश्किलात, मौशी सूरत हाल और जो सियासी चैलेंजेस है वो उनके सामने हैं। और इस दौरान वो कोई भी बड़ा फैसला करने की पोजीशन में है, लेकिन अवाम के लिए मुश्किलात दिखाई दे रही है, महंगाई कंट्रोल होते दिखाई नहीं दे रही। और हुकूमत अगरचे कि मौशियत के फिगर्स मजीद बेहतर बनाकर कोट करेगी, लेकिन ग्राउंड अगर ग्रास रूट लेवल के ऊपर आवाम को रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। जमीनी हकाइक हम देखें तो आवाम को रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। वज़रा के बुलंदोबांग दावे एक तरफ, वज़ीर आज़म सियासी और माशी सूरत हाल से बखूबी वाकिफ हैं, तो फिर देखिए कि रिलीफ आवाम को कब मिलता है। पीटीआई के हक में वोट किस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात में निकलेगा। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब, राव खालिद साहब और राना अजीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे स्टार से दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।